गुड मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th की कुछ शेप्स को समझेंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप इसको पॉलीगॉन के नाम पे देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर शेप्स या फिर आपके एनसीईआरटी में क्वाड्रिलेटरल नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आर डी शर्मा की बात करें तो इसी चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग शेप्स करके दिया गया है। ठीक ना, तो कोई बात नहीं, चैप्टर का नाम चाहे जो हो, हमें हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या समझना है हम लोग उससे डील करेंगे। ठीक है ना, और ये चूंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास 8th के लिए वीडियो है, बट क्लास 9th के बच्चे अगर आप देख रहे हो तो आपको भी इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आप जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होंगी काम आने वाली हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम आने वाली हैं, क्योंकि यही बेस है। अगर इसको आपने मजबूत कर लिया तो आपके लिए वो जो अगले अगर एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10 बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लास 8 के बच्चे चूँकि पीछे थोड़े बहुत पिछले क्लासेज में पढ़ के आए होंगे, ठीक ना, लेकिन पिछले साल अगर देखा जाए तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा स्कूल जो था डिस्टर्ब था। सितंबर में क्लासेज स्टार्ट हुए थे, तो शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके स्कूल में ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन पढ़ाया ही नहीं गया होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग भी अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एकदम छोटी छोटी बातों से लेके बड़े लेवल पे, यानी आपके लेवल तक कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ तक हम लोग पूरा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू में अगर हम लोग बात करें पॉलीगॉन को समझने से पहले, तो पॉलीगॉन एक्चुअल में होता क्या है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इन सबों के बारे में हमें देखना पड़ेगा। कर्व क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फिर उसके बाद उसके शेप्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर शेप में बन रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होगा जिसका वो यूनिट होगा ना। जैसे घर बनता है पूरा, तो वहाँ पे क्या होता है, ईंट उसकी यूनिट होती है। जब ईंटों से को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तभी आपका पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरीके से शेप पॉलीगॉन बनने से पहले हमको इन सब चीज़ों को, इन बिंदुओं पे भी पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि पॉइंट क्या होता है ना। पॉइंट क्या होता है, द डायमेंशनलेस फिगर इज नोन एज पॉइंट। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऐसे एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाए, ठीक है, अगर ये कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर मतलब समझते हैं, कोलिनियर मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें ऐसे करके पॉइंट्स को, तो इससे अगर इन पॉइंट से एक ऐसे करके अगर आप स्केल लेके ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे करके, ठीक है, जब एक मतलब पॉइंट कई सारे हों और उसमें से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो सिर्फ एक लाइन सारी पॉइंट को टच कर सके, तो सारे पॉइंट्स आपस में क्या कह जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट। ठीक है, अब इन सबों को हम लोग अगर स्ट्रेट ऐसे करके ज्वाइन करते हैं किसी से, तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में क्या कह जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कह जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे करके पॉइंट्स हो, ठीक है, और आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो किसी भी से ड्रॉ करेंगे, कैसे भी करके अगर आप ड्रॉ करेंगे लाइन, तो कोई ना कोई पॉइंट जो होगा आपका मिस कर जाएगा। ठीक है, जब कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाएगा तो वो पॉइंट नॉन कोलिनियर कहे जाएंगे। बात समझ में आया? तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिन पे एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो सारे के सारे पॉइंट उसी लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। लेकिन सारे पॉइंट्स अगर उस लाइन पे ना आए तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आए? तो यही जो होता है, जब सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो उससे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे। बात समझ में आए? सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उन जोड़ने से जो शेप हमको बनता है उसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आए? लेकिन जब कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, जैसे ऐसे करके ये करके पूरा ऐसे शेप है ऐसे, तो जब इसको आप जोड़ेंगे सारे को तो आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक ना, आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व। बस में, तो जब कोलिनियर पॉइंट से जो फिगर बनता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जब कोलिनियर पॉइंट नहीं होता है, लेकिन ऐसे हो कि कोई भी पॉइंट को हम लोग मतलब टच करते जाएं एक बार, इस बात को ध्यान रखना होगा, एक बार जब हम लोग टच करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। बात समझ में? अब इसको अगर हम लोग आगे और समझने की कोशिश करें तो कर्व के बारे में ही मेनली समझना है, अगर हम लोगों को पॉलीगॉन समझना है तो। ठीक है,
तो देखिए जो कर्व होता है, जो कर्व होता है ये दो टाइप का होता है, एक आपका होता है ओपन कर्व और एक होता है आपका क्लोज कर्व, ठीक है, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, ठीक है ना। तो देखिए ओपन कर्व में क्या होता है कि जब हम लोगों ने ऐसे करके लाइन हमने ड्रा की, यानी ये हमारे पास पॉइंट्स थे और हमने इसको ड्रॉ किया, तो जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है ना, इस स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम लोग इसको लेके सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा कर्व बनेगा कि नहीं, पहले कर्व हमको देखना है। लेकिन ओपन कर्व क्या होता है, ये वो कर्व होता है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होंगे। बात समझ में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट देखिए इसका यहाँ पे और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर ये क्या कहा जाएगा आपका ओपन कर्व। बात समझ में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिसका डिफरेंट होते हैं उस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्लोज कर्व के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास शेप है ऐसे, ठीक है, और हमने क्या किया, यहां से इसको ले लिया, ऐसे घुमाते हुए चले, ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है, और फिर यहां तक आया और इसको यहां पे मिला दिया। तो देखिए हमने यहां से स्टार्टिंग की और वापस आके यहीं पे मिलाए, मतलब जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा दैट विल बी नोन एज योर क्लोज कर्व। बस समझ में, तो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगा इट विल बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन कर्व, एंड जिसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होगी वो क्या कही जाएगी, आपकी क्लोज कर्व कह जाएगी। बस समझ में, तो ये हमारा कर्व, और कर्व में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक आपका ओपन कर्व होता है और एक आपका क्लोज कर्व होता है। बस समझ में, किसी को कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लोज कर्व को, ठीक है, मतलब कर्व समझ में आया जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनता है, लाइन समझ में आया जो कि कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनता है, ओपन कर्व जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होती है, क्लोज कर्व जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो क्लोज कर्व होता है ना, जो क्लोज कर्व होता है ये भी दो टाइप का होता है। बस में अगर इसका हम लोग ट्री बनाने की कोशिश करें तो ऐसे आप बना सकते हैं। जो कर्व होता है ये दो तरीके का, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व भी दो तरीके का होता है, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। बस में एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कन्वेक्स, तो कन्वेक्स का ऐसा शेप होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में ऐसे होगा, आपका जो पॉइंट्स होंगे ना कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे, ये। बस में मतलब ये मान लीजिए आपने तो समझ लिया कि कुछ ऐसा सर जी दिखेगा तो सब बाहर बाहर टाइप में दिखेंगे, तो इसमें हम लोग कह देंगे क्या कि ये कन्वेक्स है। अगर आप कनकेव के बारे में कहोगे तो कहोगे कि सर जैसे ऐसे पॉइंट्स हो, जैसे ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये आया, ये और फिर ये, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव कर्व, ठीक है। तो फिगर से समझ में आ रहा है कि क्या होता है कनकेव कर्व, क्या होता है कन्वेक्स कर्व। लेकिन आप बताइए कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ देता है या फिर कोई आपसे वाइवा में पूछ देता है या फिर ऐसे नॉर्मली आपकी जानकारी के लिए गांव में कोई पूछ देता है, ठीक है, या फिर जैसे आप पढ़ रहे हैं और कोई जैसे प्रिंसिपल सर हो, मैनेजर सर हो, या फिर आपके जो भी सीनियर टीचर्स हो वो आते हो क्लास में और नॉर्मली अच्छा आज मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथ्स के टीचर एब्सेंट है तो वो आ गए अरेंजमेंट में और उन्होंने पूछ दिया अच्छा ठीक है बताओ कन्वेक्स कर्व क्या होता है, कनकेव कर्व क्या होता है। तो उनको थोड़ी बताओगे सर ऐसे ऐसे होता है तो मैं फिगर बना के बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। कुछ बच्चे ऐसे कर भी देते हैं कि वो क्या कहेंगे सर मैं फिगर बना सकता हूँ बट बता नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, समझने का जो ढंग है उसको आप अपने हिसाब से समझिए, जैसे समझ सकते हैं वैसे समझ लीजिए। लेकिन किसी के सामने अगर आपको बताना पड़ेगा यू मस्ट बी फॉर्मल इन लैंग्वेज, राइट, यानी आपको लैंग्वेज अपना इस हिसाब से करना पड़ेगा कि लगे कि आप कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेक्स कर्व को आप क्या कहेंगे, तो देखिए इसके सारे अगर हम लोग बात करें एंगल, इंटरनल एंगल, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे इंटरनल एंगल जो होते हैं ना वो 180 से कम होंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, द क्लोज्ड कर्व,
अगर आपको कन्वेक्स के बारे में डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे, द क्लोज्ड कर्व हुज इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180। ठीक है, क्लोज्ड कर्व के इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा 180 के होते हैं, या फिर कोई ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसका इंटरनल एंगल 180 से कम हो, वो हमारा क्या कहा जाता है, कन्वेक्स फिगर। बात समझ में, कन्वेक्स का। अगर कनकेव में हम लोग बात करें तो कनकेव में क्या होता है, देखिए अगर इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये देखिए, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। अब हमारा जो कोई स्ट्रेट होता है तो वो 180 का होता है, बट आप वही सोचो कि ये स्ट्रेट ना होकर ऐसे हो गया, तो जाहिर सी बात है 180 से ज़्यादा होगा, है ना। तो कनकेव में क्या होता है, कोई एक भी एंगल, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा इंटरनल के बारे में बात कीजिएगा, क्योंकि एक्सटर्नल की बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे तो ये भी तो एक्सटर्नल है, 180 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हमेशा क्या करिएगा, कोई ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसका इंटरनल एंगल, यानी कोई एक भी इंटरनल एंगल 180 से ज़्यादा होगा, इट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, कनकेव। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत, कन्वेक्स ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसके सारे के सारे इंटरनल एंगल्स 180 से कम होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे। और ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसमें क्या होगा, आपका कोई एक भी एंगल, एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। बात समझ में आए? जैसे यहाँ पे देखिए तो ये है और प्लस ये भी है 180 से ज्यादा, लेकिन अगर मैं ऐसे करके फिगर बना दूं, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ 180 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई फिगर, मतलब कोई एक भी एंगल अगर 180 से ज्यादा होगा तो क्या कहा जाएगा, आपका कनकेव कहा जाएगा। बस समझ में आया? तो कन्वेक्स में सारे के सारे 180 से कम होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है सबके लिए, लेकिन कनकेव में कोई एक भी अगर 180 से ज्यादा हो गया, कोई एक भी, तो पूरा का पूरा फिगर आपका क्या कहा जाएगा, कनकेव फिगर कहा जाएगा। बस समझ में आया? तो ये आपका कन्वेक्स और कनकेव होता है। ठीक ना, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, कन्वेक्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर पॉलीगॉन है, वो पॉलीगॉन जो आपके सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो वो आपका कन्वेक्स के ऊपर ही डिपेंड किया है। ठीक है, तो हम लोग कन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, ये समझा, किसी को कोई दिक्कत होगा, अभी मैं कह रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत होगा तो थंबनेल पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, आप वहाँ पे जाइएगा और वो आपसे क्या करिएगा, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक ना, तो इसको देखते हैं फिर आगे हम लोग कन्वेक्स को। ठीक है, देखिए कन्वेक्स जो कर्व होता है, एक चीज और बच्चा लोग, अगर आपको नोट्स करना होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ जो भी डेफिनेशन हो जनरली ओरल ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो मैंने बताया है उसको अपने कॉपी पे लिख जरूर लीजिएगा। जो भी मैंने डेफिनेशन बताए हैं उसको अपनी कॉपी पे लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मेनली ये मैं बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ कि आप लोग किस आधार पे सोचेंगे, जिसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो हम उसका पूरा सॉल्यूशंस करवाएंगे। ठीक ना, अभी हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें हैं क्या, और एक्चुअल मेन कॉन्सेप्ट हमको सोचना किस वे में है। ठीक ना, अब देखिए कन्वेक्स जो कर्व होता है ये भी कई तरीके का होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन साइड, राइट, बहुत सारे तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा जो कन्वेक्स फिगर होगा वो होता है ट्रायंगल। सबसे छोटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कन्वेक्स कितने का होता है, सबसे छोटा, बस समझ में? तो सबसे छोटा कितने का आप कह सकते हैं, ट्रायंगल ही होता है, क्योंकि आप ही बताओ कम से कम कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए आपको 3 तो साइड चाहिए ही चाहिए। इन तीनों के अलावा कोई भी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई क्या ऐसा फिगर बना सकते हैं जो कि क्लोज्ड कर्व हो और वो 3 साइड से कम हो, कभी नहीं। देखिए आप ऐसे किए तो जाहिर सी बात है दूसरी साइड इससे डिफरेंट करेंगे ही करेंगे, और थोड़ा भी साइड हुए तो तीसरा आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक ना, तो सबसे छोटा कन्वेक्स फिगर जो होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। और पॉलीगॉन का मतलब भी यही होता है, पॉली मतलब होता है मेनी और गॉन मतलब होता है साइड, यानी ऐसा फिगर जिसके कई साइड हो, समझे बात को, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीगॉन। ठीक ना, तो ये ट्रायंगल भी आपका क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन। ऐसे समझ सकते हैं कि कन्वेक्स फिगर जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका
जो कन्वेक्स फिगर होगा उसको हम लोग पॉलीगॉन में ही गिनते हैं, ठीक ना। तो एक तरीके से या तो मैं कन्वेक्स बोलूं या तो पॉलीगॉन को बोलूं, बात आप लोग एक ही समझिएगा सर्कल को छोड़ के, ठीक ना। तो ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल आपका एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड, नाम देखिए ट्रायंगल, ट्राई प्लस एंगल, राइट, मीन्स ऐसे फिगर होते हैं जिसमें 3 एंगल, ट्राई मीन्स 3 एंगल, ठीक है। तो ऐसा कोई फिगर जिसमें 3 एंगल कम से कम हो, कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा भी, यानी सिर्फ 3, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि सर कम से कम, तो आप कहोगे अच्छा सर जी कम से कम ना, तो ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिसके 3 एंगल होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। हिंदी में भी देखा जाए तो हिंदी में जो इसका होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज मतलब भुजा मतलब साइड, तो जिसकी 3 साइड हो। तो हिंदी में उसका डेफिनेशन होता है कि ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड हो। जबकि इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो यहीं पे क्या हो जाता है, एक ऐसा जो आपका क्लोज्ड फिगर हो या फिर एक ऐसा कन्वेक्स क्लोज्ड कर्व हो जिसके कितनी एंगल हो, 3 एंगल हो। बस समझ में। और ये तीनों का ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ट्रायंगल हमारा होता है ना, इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती है। पहली इज इट हैज 3 एंगल्स, राइट, इसके पास क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। दूसरे आप कह सकते हो कि ट्रायंगल्स में अगर हम लोग आगे बात करें तो 3 साइड्स भी होती हैं, ठीक है। ट्रायंगल जो होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, 3 एंगल होता है और 3 साइड्स होती हैं। और इसमें अगर बोला जाए तो आप कह सकते हो सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो कि सम ऑफ द एंगल ना करके एंगल्स, ऑल द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब सारे एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे, ट्रायंगल के सारे एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 180 आएगा, ठीक है। और एक और मजे की बात आपको पता होगी, क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग समझे, फिर उसके बाद बताते हैं मजे की बात, ठीक है ना। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड मतलब होता है 4, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा, इट हैज 4 एंगल्स और 4 साइड, ठीक है। बात समझ में। ऐसा कोई फिगर जिसके 4 एंगल हो और 4 साइड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसके सारे एंगल्स का सम हम लोग देखा जाए तो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है वो होता है 360, ठीक है। इसके सप्लीमेंट्री का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 180 लिख सकते हैं। कंप्लीमेंट्री मतलब 90 और सप्लीमेंट्री मतलब 180, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 180 का होता है इसके सारे एंगल्स का सम, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 का होता है। बस समझ में। मिनिमम मैक्सिमम आपको यही दोनों को जानना होगा कि सम जो होते हैं वो 180 और 360 होता है। मैक्सिमम का मतलब इसके ज़्यादा यूज है, बाकी आगे भी आपको यूज मिलते रहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अगला जो फिगर होता है वो होता है पेंटागन, ठीक है। पेंटागन में यही चीज कितनी हो जाएगी, 5 एंगल्स होंगे, ठीक है, 5 एंगल्स होंगे और 5 साइड्स होंगे, ठीक है। जितने एंगल उतनी साइड्स, सिंपल सी बात है, रटने की जरूरत नहीं, जितने एंगल्स उतनी साइड। तो ट्रायंगल में 3 एंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल 4 साइड और पेंटागन में 5 एंगल और 5 साइड, ठीक है। इसके सारे एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 540। कितना होता है, 540। मैं आपको फार्मूला बाद में बताऊंगा, फिलहाल समझते चलिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर फार्मूला आपको भूल गया तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप बैठे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पे कंपटीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अचानक आप फार्मूला भूल गए कि एंगल का क्या होता है, तो इससे आपको एक ट्रेंड मिलेगा, उस ट्रेंड को देखिए, ठीक ना, और उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या है, हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन में बस इसी चीज को बढ़ाते जाइएगा, यहाँ पे 6 एंगल हो जाएगा, 6 एंगल, और उसके बाद 6 साइड्स होंगे, ठीक है। और जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 720। एंगल का सम कितना होगा, 720। तो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 180 360,
दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 180 का होगा। बात समझे? दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 180 का होगा। 360 540, इसमें भी आप डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा? 180 का आएगा, ठीक ना। 540 720, इसमें भी डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 180 का आएगा। मतलब आप सिर्फ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का याद कर लीजिए, ठीक है, कि ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है वो 180 होता है, और जबकि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? 360 होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए पेंटागन का कितना होता है, तो बस इसमें 360 में 180 ऐड कर दीजिए, ठीक है। हेक्सागन का कितना होता है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ हेप्टागन का कितना होगा तो इसमें 180 ऐड कर दीजिए, यानी 900, ठीक है। ऑक्टागन का कितना होगा तो 900 में 180 कर दीजिए, यानी 1080। बात समझ में? तो इस तरीके से आपको मतलब जितने भी एंगल्स दे दे बस 180 ऐड करते जाइए, आपको सारे का सम ऑफ एंगल्स मिलता चला जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आया ना कि सारे एंगल का सम 180, सारे एंगल का सम 360, सारे एंगल का सम 540 और सारे एंगल का सम 720। उसके बाद ऑक्टान जो होता है, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है, बहुत सारे पॉलीगॉन्स होते हैं। मतलब जितनी साइड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं पॉलीगॉन के नंबर चले जाते हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा जानना है, मैक्सिमम जो हमको यूज करना है अप टू 10th लेवल, ठीक है। अप टू 10th लेवल पे जो हमको ज़्यादा जानना है वो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको 9th के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ट्रायंगल उनके चैप्टर में पूरा एक चैप्टर दे दिया गया है ट्रायंगल, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 आप जाके देखिएगा, वहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है क्लास 9th के लिए, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल जो है ये आपको उसी में आगे जब आप बढ़ेंगे ट्रायंगल के बाद तो आपको फिर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी दिया गया है। तो ये वीडियो है तो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो क्लास 8th के लिए, बट क्लास 9 के बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चीज़ को समझने के बाद उनको आगे अपने क्लासेस के जो क्वेश्चन होंगे उसको करने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं बाद में कुछ मजे की बात बताऊंगा, ठीक है। मजे की बात ये है कि अगर हम लोग इसका फिगर ऐसे समझते हैं तो इसके एक्सटर्नल एंगल क्या होंगे? सारे साइड्स को बढ़ा दें, ठीक है। याद रखिएगा साइड्स हमारे एक तरीके से बढ़ने चाहिए। कितने बच्चे कहते हैं सर जी साइड्स बढ़ाने के लिए कर है ना, तो इसको इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें और इसको मन करे तो इधर बढ़ा दें, है ना। ये साइड्स बढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसको अगर आपने इधर की तरफ बढ़ाया तो फिर यहीं से आप चलेंगे, इसको इधर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको इधर की तरफ बढ़ाएंगे, तब जाके आपका क्या होगा? सही मायने में एक्सटेंशन ऑफ साइड्स होगा, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपका वे एक ही होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम कितना होगा? क्वेश्चन ये भी पूछाता है। देखिए पहले के समय में क्वेश्चन पूछा जाता था शुरुआत में, आज से 7-8 साल पहले, कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सारे एंगल का सम ट्रायंगल का कितना होता है। बच्चों को याद रहता था, आराम से बता देते थे 180। फिर क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360। ये सबको पता है, ठीक है। और जो बातें सबको पता होती हैं, अगर वही बातें आपको भी पता होंगी तो फिर आप में और दूसरे में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा। इंटरनल का तो 180 होगा, बट व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो जब हमारा इंटरनल एंगल 180 होगा तो एक्सटर्नल कितना होगा? विदाउट थिंकिंग राइट इट 360। मैं प्रूव करूंगा बाद में, मैं आपको दिखाऊंगा, खुद आप कहोगे कि हाँ सर 360 होगा। फिलहाल के लिए एक बस आज की वीडियो में सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक ना। इस चीज़ के दम पे अगर ये चीज़ें हमारी तैयार हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो हमें फिर क्वेश्चंस करने में एकदम ईजी हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से कहोगे क्वाड्रिलेटरल में सर, क्योंकि अगर ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल पूछा जा सकता है फिर क्वाड्रिलेटरल का भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल का ये शेप है, इसको मैंने अगर इधर की तरफ एक्सटेंड किया तो फिर यहीं से चलेंगे, इसको इधर की तरफ करेंगे, फिर यहाँ के जहाँ पे मतलब हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं उसी को आप लेके ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके सम को अगर हम लोग बात किया जाए, इसका सम कितना होता है, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटरल के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? विदाउट डाउट इट इज आल्सो 360। बात समझे? इट इज आल्सो 360। चलिए
पेंटागन का अगर पूछा जाए तो मान लीजिए कि ये शेप हमारा क्या है, पेंटागन है, 5 साइड होने चाहिए, 1 2 3 4 5 साइड है ना। अब इसको हम एक्सटर्नल कर देते हैं, ऐसे 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 और ये ऐसे, और हम पूछें ये वाला एंगल का सम बताइए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये भी आपका कितना होता है, 360 ही होता है। यानी कि साइड कितनी भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि साइड के जो भी अंदर का एंगल हो वो डिफरेंट हो सकता है, बट एक्सटर्नल एंगल हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा 360 होता है। मैंने ट्रायंगल का पूछूं आपको होगा एक्सटर्नल एंगल 360 का होगा, मैं क्वाड्रिलेटरल का पूछूं आपको होगा सर एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होगा, पेंटागन पूछूं एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होगा, हेक्सागन पूछूं आप एक्सटर्नल एंगल का सम जो बोलेंगे वो 360 बोलेंगे, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, किसी का भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्या होगा तो आप कहोगे सर 360 होगा। सो होता है ना, जैसे मार्केट मतलब गांव में लोग पहले आते थे, अब तो थोड़ा सा हम लोग एडवांस हो गए हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे ना तो उस समय एक आते थे गांव में बेचने वाले, हर माल 10 रुपया, कुछ भी खरीदो 10 रुपया, ठीक है। उसी तरीके से हर साइड, कितना भी साइड हो, कौन सी साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सटर्नल एंगल का सम पूछेगा तो आप हमेशा क्या बताएंगे, 360, हर माल 10 रुपया, ये भी 10 रुपया, ये भी 10 रुपया, ये भी 10 रुपया, ये भी 10 रुपया, इसके अलावा सब 10 रुपये, ठीक है। तो यानी कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होने वाला है आपका, 360 होने वाला है, ठीक ना। तो ये आपको मतलब कुछ अजीब लग रहा होगा ना कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लें, फिर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। देखिए फिर वही बात है, रटने की जरूरत नहीं, किताबों में भी लिख दिया जाता है कि एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, बट क्यों होता है भाई, साइड चेंज हो रहा है ना, एंगल भी तो चेंज होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता है। इंटरनल एंगल चेंज होता है बट एक्सटर्नल एंगल चेंज ही नहीं होता है, क्यों, ठीक है। इसको हम लोग देखा जाएगा। फिलहाल हम थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में और डीप नॉलेज लेना चाहते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा बच्चा, अगर आपने चीज़ों को समझ लिया है तो एक बात याद रखना, भूलना भी बहुत जल्दी होगा आपका, इसलिए वीडियो को पॉज करके पहले नोट्स सारे बनाते चलिएगा लोग, ठीक ना। ये आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ें होने वाली है। और जब एप में आपका क्वेश्चन आएंगे उस समय देखिएगा, मैंने बताया था ना कि आप अगर ऐप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो दूसरे देशों में सीबीएसई चलता है, सीबीएसई सिर्फ इंडिया में नहीं चलता है, सीबीएसई दूसरे देशों में भी चलता है, ठीक है। तो वहाँ के लोग बच्चे जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमको उसका उन जैसे बच्चों का भी कंपटीशन यहाँ पे देना है, ठीक है। हमें सिर्फ तैयारी अपने स्कूल के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए ही नहीं करना है, ठीक है। हमें कंपटीशन पूरी दुनिया से लेना है, बात समझ में आया। इस वजह से इन सब चीज़ों को थोड़ा नोट करते रहिएगा, उसके बाद जब पेपर बनेगा ना तो आप खुद देखिएगा कि ये सारी चीज़ें ही वहाँ पे आ रही हैं और कुछ नया नया आपको नहीं मिलने वाला होगा, ठीक है। अगर कुछ नया मिलेगा तो जो जिस टॉपिक पे भी कुछ नया मिलेगा उसके अगले दिन आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल जो होता है इसको दो बेसिस बनाए गए, याद रखिएगा, ये कैटेगरी नहीं होती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नहीं होता या काइंड्स ऑफ ट्रायंगल नहीं होता, ये कैटेगरी होती है। और कैटेगरी हमारे किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हम लोग साइड के आधार पे ट्रायंगल को बांटते हैं, या फिर आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी कि हम साइड को ध्यान में रखा जाए तब ट्रायंगल कितने टाइप का होगा, और अगर हम लोग एंगल को ध्यान में रखा जाए तब ट्रायंगल कितने टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें साइड को अगर ध्यान में रखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर हम लोग देखा जाए तो ट्रायंगल 3 तरीके का होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी अगर देखा जाए तो इसको कोइंसिडेंस से मानिए, ये भी 3 टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ यानी साइड के आधार पे अगर हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करने जा रहे हैं तो 3 तरीके में तोड़ेंगे, और अगर हम लोग एंगल के आधार पे तोड़ रहे हैं तब भी ट्रायंगल को 3 ही तरीके से तोड़ेंगे, बस समझ में।
अगर हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो साइड के आधार पे एंगल की बात करें तो एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो होता है आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ये होता है स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल, ये तीन ट्रायंगल जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं आपके, जब हम लोग किसके आधार पे बात करें, साइड के आधार पे बात करें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों से जब पूछो कि ट्रायंगल कितने तरीके का होता है, तो या तो ये बता देंगे या तो ये बता देंगे। अगर कोई आपसे पूछता है तो पहले आप उनसे तो पूछो सर किसके आधार पे हम बताएं, ठीक है। आप साइड के आधार पे पूछ रहे हैं ट्रायंगल का टाइप या एंगल के आधार पे पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो बस वही बात होती है कि आप कितनी स्मार्ट हो ये सामने वाले को आप ही के जवाब से पता चलता है। अगर कोई आता है और डायरेक्टली आपसे पूछता है कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं और आप बोलते हो सर आइसोसेलस होता है, स्केलन होता है और इक्विलेटरल होता है, वो समझ जाएंगे कि आपको नॉलेज कितना है। टाइप्स का नॉलेज है लेकिन बेसिस का नॉलेज नहीं है, ठीक है। वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा अगर आप कहीं वाइवा या इंटरव्यू में जाते हैं तो, ठीक है। आपका सीधे पहले क्वेश्चन होना चाहिए उस टीचर से कि सर ये पूछिए कि मतलब ये बताइए कि किस बेसिस पे आप पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि साइड के आधार पे बताओ तो आप बताओगे सर इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलस होता है एंड स्केलन होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछते कहते हैं कि हम एंगल के आधार पे बताएंगे तो एंगल के आधार पे एक होता है एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बात समझ में आया? तो एक होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल, एक होता है राइट ट्रायंगल और एक होता है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो अगर साइड के बेसिस पे इक्विलेटरल, आइसोसेलस एंड स्केलन, अगर हम लोग बात किया जाए किसके बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे, तो एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सारे साइड्स जो होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक ना। अगर हम लोग बात किया जाए ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इस इक्विलेटरल जो होता है ना एकदम साधु संत वाला, ये भी बराबर ये भी बराबर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम पूरी तरीके से सारे साइड्स भी इसके इक्वल होंगे, सारे एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल का सम कितना होगा? सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो, इसके आधार पे या इसके आधार पे है तो ट्रायंगल ना। और मैंने बताया ट्रायंगल का 180 होता है तो कोई भी टाइप है 180 ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कह दें तीनों इक्वल इक्वल है तो अगर 180 को तीन इक्वल इक्वल भागों में बांटेंगे तो 60 60 60 आएगा। यानी इसके कह सकते हैं कि ईच एंगल्स जो होते हैं, ईच एंगल्स ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है तो आप अपने से मान लेना कि सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं और हर एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। तो ऐसा केस होगा तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक ना। अगर बात करें आइसोसेलस के बारे में, तो आइसोसेलस क्या होता है? आइसोसेलस के में ऐसा होता है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स जो होती हैं इसकी इक्वल होती हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोसेलस के दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पे आप बता नहीं सकते कि एक एंगल कितने का होगा, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग शेप बनाने जाएं तो कुछ ऐसा ही शेप बनाएंगे, ये भी साइड ये भी साइड ये भी इक्वल। अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम लोग आइसोसेलस की बात करें तो आइसोसेलस में अगर हम लोग कहें तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, और ये हो सकता है कि 4 हो जाए, हो सकता है 7 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, मतलब 10 नहीं हो सकता, 10 से कम ही होगा, ठीक ना। अब पूछोगे सर क्यों, है ना, 10 ये क्यों नहीं हो सकता? तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी मैं मिस कर गया हूं वहां पे। ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके साथ जो भी मतलब 3 साइड होते हैं ना, ट्रायंगल में क्या होते हैं?
3 साइड्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एंगल का सम 180 होता है, तो उसी तरीके से ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया गया, तो इनके किसी दो, ध्यान रखना मेरी बातों को, किसी दो को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि देखिए 4 और 5 को ऐड कीजिए, 9 इससे बड़ा है। 4 और 7 को ऐड कीजिए, इससे बड़ा है। इसको ऐड कीजिए, इससे बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 3, 4 और 9, ठीक है, तो आप कहोगे सर इससे देखा जाए तो इससे बड़ा है, बहुत सही। इससे देखा जाए तो इससे बड़ा है, ये भी सही। लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो इससे बड़ा नहीं है। 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 होगा, और 7 9 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? तो सम जो होता है किसी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं, बड़ा ही होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये 10 नहीं हो सकता। क्यों 10 नहीं हो सकता? क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे तो 10 होगा, और 10 के बराबर होता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक ना। बात समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे कर दूं 12 तब भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमेशा 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 10 से छोटी होगी। आप 9 लिख सकते हैं, ठीक है, आप 8 लिख सकते हैं, आप 7 लिख सकते हैं, आप 5 लिख सकते हैं, आप 4 लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं, बट 10 नहीं लिख सकते। 10 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, मतलब 9 से ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि सिर्फ साइड दो इक्वल होती है। और याद रखिएगा, ये जो दो एंगल इक्वल होते हैं ना, वो इक्वल वाली साइड के सामने, जैसे इसके सामने अगर हम लोग बात करें तो ये एंगल पड़ेगा, इसके सामने बात करें तो ये एंगल पड़ेगा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल चूंकि सारे इक्वल होते हैं, तो ये सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो भी 60-60 के होते हैं। बट इसमें आप एंगल डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एक एंगल कितने का होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन ये बदलता रहता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो सारे साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, सारे एंगल 60 के हो, इक्विलेटरल। दो साइड इक्वल है, उनके सामने का एंगल भी इक्वल हो, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप एंगल उसका नहीं बता सकते हैं। साइड और एंगल बता सकते हैं कि ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये रूल्स रेगुलेशन थोड़ा कम मानता है, बट मानता ये भी है, ठीक ना। इक्विलेटरल सारा रूल्स है रेगुलेशन, सारे साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, सारे एंगल 60, पूरा रूल्स। लेकिन ये क्या करता है? दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल, और एंगल बता नहीं सकते कितना है, कुछ भी हो सकता है, अपने मन का होता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग स्केलन का, तो स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसको रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ना तो कोई साइड इक्वल होगा, ना तो कोई एंगल इक्वल होगा, ना तो कोई एंगल बता सकते हैं। बात समझा? तो इसलिए ये स्केलन जो होता है उसको कोई रूल्स रेगुलेशन से मतलब नहीं होता है। तो इक्विलेटरल के तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस के दो साइड इक्वल, इसके एक भी साइड इक्वल नहीं, ठीक है। इसके तीनों एंगल इक्वल, इसके दो एंगल इक्वल, इसके एक भी इक्वल नहीं, ठीक ना। इसके तीनों एंगल 60 बता सकते हैं, इसके और इसके हम बता नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, मिटा दिए बट थोड़ा सा बैक करके नोट जरूर कर लेना बच्चा लोग, ठीक ना। आइए नेक्स्ट, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? इसके सारे एंगल, सारे के सारे एंगल 90 से छोटे होंगे। सारे एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। हो सकता है ये 60 हो जाए, 70 हो जाए, हो सकता है ये 60 हो जाए, और हो सकता है ये 50 हो जाए, ठीक है। लेकिन सारे एंगल 90 से छोटे होंगे, बट ऐड करेंगे तो सब 180 के होंगे। ऐड करेंगे तीनों एंगल को तो ये 180 ही आएगा, ठीक ना। कुछ भी हो सकता है, बस याद रखिएगा 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे ये 40 हो गया, ये मान लीजिए 80 हो गया, और ये 60 हो गया, ठीक है। तो कुछ भी होगा 90 से छोटे तीनों होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट। आपको पता है एक्यूट एंगल कहते हैं 90 से कम वाले को, ठीक है। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 का होता है, बाकी एंगल की जो मर्जी वो आप लगा लीजिए। एक एंगल, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल। ये मत कहिएगा राइट एंगल होता है तो जैसे इसके सारे 90 से कम होते हैं उसके सारे 90 हो जाए। भैया सारे 90 अगर हो जाएंगे तो सबका सम कितना हो जाएगा?
आप बताओ, इसको भी 90 अगर कहते हो और इसको भी 90 अगर आप कहते हो तो 90 90 90 270, लेकिन मेरा सम तो 180 ही आना चाहिए ना, ट्रायंगल है ना। इस वजह से क्या होता है, सिर्फ एक 90 होगा, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो इसको 40 कर दो, इसको 50 कर दो, कुछ भी कर सकते हो, बट एक जो होगा वो 90 का होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 से ज्यादा होता है। ऐसे कोई एक एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। इसमें एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, लेकिन इसमें तीनों के तीनों एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना ट्रायंगल का पार्ट। बस समझ में? इन सबको क्लास 9 के बच्चों को भी जानना जरूरी है। 8th के बच्चों को सिर्फ बेस जानना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट 9th के बच्चों को प्रूव करना है कि इसके सारे जो इसके दो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, या फिर 90 के होते हैं, जो भी आपको है। यहाँ पे ट्रायंगल में जाओगे तो आपको प्रूव करना है। तो ये 9th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8th के बच्चों को तो ये बेस जानना जरूरी है, ठीक है। अब 8th वाले ये सोच सकते हो कि आपको 9th में भी जब इसी चीज़ को पढ़ना है तो अभी से क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए, ताकि 9th में हमारा 5 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाए। और सबसे हार्ड वो 5 चैप्टर माने जाते हैं बच्चों के द्वारा, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल की बात, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का, जो कि आपके सिलेबस में है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द शेप करके आर.डी. शर्मा में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल नाम से दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं उसको। देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये आपका कह सकते हैं कई तरीके का होता है। पहले तो फिगर में रेगुलर और इरेगुलर की भी बातें आती है। पॉलीगॉन का जिसके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं वो रेगुलर होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते वो इरेगुलर होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली बात जो जानना है वो होता है पैरेललोग्राम। जो फिक्स्ड क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, अनफिक्स्ड का नहीं, जिसका एट रैंडम शेप होगा उसको छोड़िए, जिसका एक फिक्स्ड शेप होगा, ठीक है। याद रखना, इक्वल साइड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिक्स्ड शेप की बात कर रहा हूं, जिसका शेप हमेशा फिक्स होता है, उसको हम लोग बात कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम एक हफ्ता हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये एक ऐसा फिगर होता है, आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें एक और खासियत होती है कि जो अपोजिट एंगल होता है ना और साइड जो होता है, अपोजिट साइड्स एंड एंगल कर देते हैं, एंड एंगल आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, ये अपोजिट साइड्स जो होते हैं और एंगल ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो तो इक्वल हो ही जाते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। और इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक ना। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको ये ऐसे ये पैरेलल लाइन दे दी गई, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब समझते हो ना, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, जो ऐसी लाइन, दो डेफिनेशन इसको दिया जाता है, जिसका हर पॉइंट पे डिफरेंस जो हो, उनके बीच की जो दूरी हो वो सेम हो, उसको पैरेलल कहते हैं। या फिर ऐसी लाइन जो इनफाइनाइट पे जाके मिले उसे पैरेलल कहते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाला लैंग्वेज अगर देखा जाए तो एक तरीके से वही बात है कि इनफाइनाइट हम जानते नहीं, जाके ढूंढो कहाँ मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी दो, जैसे यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस निकाले कुछ मिलेगा, वह और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाले अगर दोनों डिस्टेंस सेम मिलता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाले अगर ये डिस्टेंस सेम मिलता है, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकाल दिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जब भी निकालते तो हमेशा सबसे छोटी दूरी को निकालते। ये नहीं कहोगे कि सर जी यहाँ से हमने निकाला अलग है और यहाँ से निकाला ये तो अलग है डिस्टेंस, आपने कहा था किसी दो पॉइंट की बात करते हैं, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप दोनों के बीच में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर बोल दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सिर्फ डिस्टेंस करने की अपेक्षा।
क्योंकि डिस्टेंस में शायद आप कंफ्यूज होगा जाओगे। लेटरल डिस्टेंस का मतलब जो पॉइंट इधर है उसी के सामने वाली पॉइंट इधर, सामने से सामने वाले पॉइंट को अगर आप बात करोगे तो उसमें हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब बच्चे कहेंगे सर जी सामने सामने तो हमेशा सेम रहने वाला है। भैया कैसे सेम रहने वाला है, यहाँ पे इसके सामने ये है, इसको ऐड करो, इसके सामने ये है, इसको है, इसको जोड़ दो, अब बताओ दोनों सेम है, नहीं है ना। लेकिन इसमें आपको जो सामने वाली साइड्स पॉइंट्स होंगे उनको अगर आप जोड़ दोगे और उसका डिस्टेंस नापोगे तो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, उसी को पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक और इधर से ऐसे करके दो पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक ना। तो इनके द्वारा ये जो यहाँ से ये वाला पोर्शन बना दोनों पैरेलल लाइंस के द्वारा, ठीक है। मैं बाकी पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा लाइन का वो है उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ये जो बना ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो फिगर बना दो पैरेलल लाइंस, एक ऐसे गई एक ऐसे गई, दोनों में जहां जहां कॉमन उनका मिला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी एक खासियत ये होती है कि इसको जो जहाँ पे भी जैसे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे मिला, यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है दो साइड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहेंगे, वर्टेक्स, ठीक है। कोई भी, ये भी वर्टेक्स होगा, ये भी वर्टेक्स होगा, ये भी वर्टेक्स होगा। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हो द क्लोज्ड कर्व या फिर द क्लोज्ड कन्वेक्स फिगर विच हैज फोर साइड, या फिर आप कह सकते हो क्लोज्ड कन्वेक्स फिगर विच हैज फोर एंगल, या फिर कह सकते हो द क्लोज्ड कन्वेक्स फिगर विच हैज फोर वर्टेक्स, ठीक है। और वर्टेक्स का चूंकि अगर आप फोर कहोगे तो इसको प्लरल बोलना पड़ेगा, तो इसका प्लरल होता है वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स का कहो या फिर वर्टिसेस कहो, ये आपका पैरेललोग्राम का हो गया। बात समझ में। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो साइड होती है ना वो इसके इक्वल होती है, और ये वाली साइड जो होती है वो इसके इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साथ ही डायगोनल, तो डायगोनल किस चिड़िया का नाम है, डायगोनल वो है कि जो नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट किसे कहते हैं, जिसमें कॉमन साइड हो उसको एडजेसेंट कहते हैं। जैसे अगर बात करें इसके लिए तो इस वर्टेक्स का अगर ये साइड और ये साइड हम लोग माने अगर इसका, तो इसके लिए और इस वर्टेक्स का ये साइड और ये साइड माने ना, तो ये कॉमन साइड मिल रहा है इस वाले वर्टेक्स का और इस वाले वर्टेक्स का, तो ये दोनों वर्टेक्स आपस में क्या कहे जाएंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स। बस समझ में आया। देखो बाबू, पहले अगर आपने ध्यान से चीज़ों को नहीं समझा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को ही नहीं क्लियर किया, तो क्वेश्चन में दिक्कतें होती हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर आप इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो ये वर्टेक्स है और ये मान लीजिए आपका वर्टेक्स है, इस वाले वर्टेक्स का ये आर्म है और ये आर्म है, इस वाले वर्टेक्स का ये आर्म है, ये आर्म है, तो ये वाली आर्म दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये वाला वर्टेक्स जो होगा इस वाले वर्टेक्स का क्या कहा जाएगा, एडजेसेंट वर्टेक्स कहा जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले शेप की बात करें तो यहाँ से, तो यहाँ पे इसका ये है, इसका ये है, तो ये वाला कॉमन है, तो ये वाला भी जो होगा इसका ये भी एडजेसेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वही हमारा क्या होता है, डायगोनल। तो नॉन एडजेसेंट का मतलब इसका ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट तो यही है ना, नॉन एडजेसेंट तो यही है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। पसंद में आया। तो इस तरीके से हम लोग डायगोनल को बताते हैं। तो जो भी हमारा शेप होता है इसी तरीके का होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला, ये पूरा इसके इक्वल होगा और ये वाला पूरा इसके इक्वल होगा। डायगोनल जो होंगे बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ से इतना जितना ये होगा इतना ये भी होगा, ये होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है, ठीक है। चूंकि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है इसलिए आज बस इतना ही रखते हैं। बाकी अभी भी हमको पैरेललोग्राम के अलावा रेक्टेंगल पढ़ना है, ठीक है, स्क्वायर पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है। इन सब की प्रॉपर्टी हम लोग कल डिस्कस किया जाएगा। आज अभी हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया है, कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है ना। उसके बाद कन्वेक्स कर्व क्या होता है, कनकेव कर्व क्या होता है, कन्वेक्स में कितने सारे साइड्स होते हैं, ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन, ठीक है, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में हमने देखा कि ट्रायंगल दो बेसिस पे तोड़ा जाता है, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे उसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलर। जबकि एंगल के बेसिस पे तीन भागों में बांटा गया है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात किया जाए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है, इतनी चीजें आप आराम से देखिएगा, ठीक है।
इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा नोट्स बनाने के बाद। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो हम लोग स्पीड के साथ जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा, प्रैक्टिस भी किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्ले स्टोर पे जाके राहुल एडुकेयर का ऐप होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें, क्योंकि आगे की जो क्लासेज होंगी, ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा, बाकी जो आगे की क्लासेज होंगी वो हम लोग अपने जो ऐप है राहुल एडुकेयर वहाँ पे ही हम लोग देखा जाएगा, ठीक ना। तो उसको आप लोग डाउनलोड जरूर कर लें। आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ऐसा क्वेश्चन जो कि शायद आपके आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी उनको टच नहीं कर पाते हैं, बट कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप हैं 8th और 9th लेवल पे, यहाँ पे आपको आने जरूरी है, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।